आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉनामा के इस एपिसोड में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी इलेक्शन मैनिफेस्टोज और फ्रीबीज की लीगैलिटी पर, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं। तो हरियाणा में आज ही कांग्रेस पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना गारंटी चार्टर कुछ दिन पहले ही रिलीज़ कर दिया था। बीजेपी भी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज़ कर चुकी है, क्योंकि हरियाणा में जो इलेक्शन है वो मेजरली इन दोनों पार्टीज़ के बीच है। तो मैंने दोनों पार्टीज़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो स्क्रूटिनाइज करके जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर आपके लिए एक समरी बनाई है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उसमें फ्रीबीज पर काफ़ी फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी का जो पहला गारंटी है वो ये है कि प्रदेश में 18 से 60 साल तक की महिलाओं को ये 2000 रुपये प्रति माह देगी। बीजेपी ने भी इसी तरीके की स्कीम बनाई है जिसमें वो 2100 रुपये प्रति माह देने की बात कर रही है। हालांकि उसमें जो ये एज की कैटेगरी है 18 से 60 उसकी बात नहीं की गई है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन रखा है, जो कि बीजेपी में भी सेम है। कांग्रेस पार्टी ने इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात कही है। जो सेकंड मेजर गारंटी है कांग्रेस मैनिफेस्टो की वो है कि हर घर में 300 बिजली की यूनिट फ्री दी जाएंगी। थैंकफुली बीजेपी मैनिफेस्टो जो है इस पे साइलेंट है। ये जो कल्चर है ये आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कल्चर है, जो कि धीरे धीरे सभी पार्टी की कंपल्शन बन गया है। उसके अलावा जो थर्ड मेजर गारंटी है कांग्रेस की वो ये है कि हर परिवार को सालाना तौर पर 25 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करवाएगी। बीजेपी ने इसे 10 लाख रखा है और इसके अलावा 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट रखा है। हालांकि ये कैसे करेंगे, इसका कोई कार्ड बनेगा या सरकारी गैर सरकारी सभी अस्पतालों में ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी, उसके बारे में दोनों ही पार्टीज़ के जो मैनिफेस्टो हैं वो कम्प्लीटली साइलेंट है। जो फोर्थ मेजर फ्रीबी स्कीम है कांग्रेस की वो है कि गरीब परिवारों को 100 गज का प्लॉट मुहैया करवाएगी सरकार। बीजेपी की सरकार इस पर साइलेंट है। उसके अलावा जो फार्मर्स का इशू है, जो कि काफ़ी बड़ा इशू है हरियाणा में, उस पर कांग्रेस ने कहा है कि ये एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए प्रोवाइड करवाएगी। बीजेपी ने कहा है कि ये 24 फसलों को एमएसपी पे प्रोक्योर करेगी। उसके अलावा जो मुद्दा है वो है नौकरियों का। तो कांग्रेस ने कहा है कि 2 लाख पदों पे ये इमीडिएटली भर्ती करवाएगी। बीजेपी ने भी इन पदों को भरने की बात कही है। साथ ही साथ जो सेंट्रल स्कीम है अप्रेंटिसशिप की, उस पे भी बीजेपी ने फोकस किया है और कहा है कि उस सेंट्रल स्कीम के तहत ये और 5 लाख युवाओं को जो है अप्रेंटिसशिप की स्टाइपेंड दिलाने की बात करेगी। जो 7th मेजर गारंटी है कांग्रेस की वो है कि ये स्टेट में कास्ट सेंसस करवाएगी और साथ ही साथ ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की लिमिट है उसको 10 लाख करेगी। बीजेपी ने कास्ट सेंसस पर कुछ नहीं कहा है, पर ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की लिमिट है उसको बढ़ाकर 8 लाख करने की बात की है। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है दोनों ही मैनिफेस्टो में वो है कि नौकरियों के अभाव में जो हरियाणा का युवा देश छोड़कर एब्रॉड जा रहा है, पंजाब की तरह ये एक कल्चर भी जो है वो हरियाणा में बहुत फास्ट पिकअप कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टेट के लिए। तो उस डंकी रूट पर और उसके मीनिंग्स पे भी दोनों ही पार्टीज़ ने, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि ये इस इशू को एड्रेस करेंगी। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है कि बीजेपी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने कुछ मेजर
प्लान्स जो हैं उसका एक चार्टर बनाया है, और जिसमें कि फरीदाबाद और हिसार में सबसे ज़्यादा जो प्लान हैं, जो मैक्सिमम प्लान्स हैं उसकी बात की है। आपको ये बता दूं कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम्प्लीटली निगलेक्टेड है बाय ऑल द पार्टीज़। इनफैक्ट बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि इनकी सरकार बनी तो ये बाटा चौक से गुड़गांव तक इंटरसिटी मेट्रो बनाएगी। आपको ये बता दूं कि फरीदाबाद टू गुड़गांव जो ट्रैफिक है उसमें काफ़ी मेजर ट्रैफिक जो है वो डेली ऑफिस गोवर्स का है, और इस रूट पर हरियाणा रोडवेज की बसेस भी बहुत कम हैं, और एनसीआर होने के नाते इस रूट पर मेट्रो जो है वो कम से कम 10-15 साल पहले आ जानी चाहिए थी, बट कोई भी पार्टी इस बारे में बात नहीं करी। बीजेपी 10 साल प्रदेश में रही, पर इस पर बीजेपी ने भी अभी तक कोई काम नहीं किया, और थर्ड टर्म जब ये कोशिश कर रही है उसमें भी प्लान की ही बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक मेजर इशू है जो मुझे लगता है कि अब तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। अब मैं आती हूँ अपने मूड पॉइंट पे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो और फ्रीबीज की लीगैलिटी क्या है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है उसमें ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठा था कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये बहुत हार्मफुल कल्चर है, और ये जो फ्रीबीज की स्कीम दी जाती हैं इनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसकी कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि ये एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है और बहुत ही हार्मफुल प्रेसिडेंट है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव है और इसमें कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद से एक पीआईएल फिर से सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुई है, और कई सालों से इस पर लगातार हियरिंग हो रही है, और कई हियरिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वोकली ये कहा है कि ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये एक बहुत ही मीनेसिंग प्रैक्टिस है, और इसको किसी तरीके से हम लोगों को चेक करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट को प्रॉमिस किया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें इलेक्शंस के दौरान कुछ गाइडलाइंस बनाएगा जो कि अभी तक बनी नहीं है। आपको याद होगा कि ये जो केस है ये एस सुब्रमण्यम का जो केस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, क्योंकि फ्रीबीज का जो कल्चर है इंडिया में वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसको बिल्कुल इन्फेक्शियस लेवल तक स्प्रेड किया है। इसका जो सबसे बड़ा वेक्टर है वो आम आदमी पार्टी है, और अब ये हर पार्टी की कंपल्शन बन गया है। मेरे यहाँ पे 3-4 मूड पॉइंट है कि जब तक एक लेजिस्लेशन नहीं आ जाता इस इशू पे, जो कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब जिस हिसाब से सीरियस है इस पे कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव एक्शन ज़रूर होगा। जब तक वो एक्शन नहीं हो जाता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कॉम्पिटेंस है कि वो इस पर गाइडलाइंस अपनी इशू करे। उस गाइडलाइंस में मेरे 3-4 सजेशन हैं कि जैसे कि अगर कोई भी पार्टी किसी स्कीम की फ्रीबी की बात करती है तो उसको साथ ही साथ ये डिक्लेयर किया जाए उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अप्रॉक्सीमेटली कितना एक्सपेंडिचर इस स्कीम पर होगा और कहाँ से वो जो पार्टी है इसकी फंडिंग को सोर्स करने की प्लानिंग कर रही है, सो दैट लोगों को आइडिया हो जाए कि वो पार्टी कितनी सीरियस है और इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो उस स्टेट की इकोनॉमी पर कितने होंगे। जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि दोनों ही पार्टीज़ ने बात की कि महिलाओं को ऐसी स्कीम देंगे या पर फैमिली इतना फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, उस पर कोई ट्रांसपेरेंटली किसी भी पार्टी ने बात नहीं की है कि इसमें जो बेनिफिशियरी हैं क्या उनके लिए कोई इनकम
स्लैब होगा या किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक कैटेगरी तक ही ये लिमिटेड होंगी, तो वो जो है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर होना चाहिए ताकि वोटर्स कंफ्यूज ना रहें, जो कि दोनों ही पार्टीज़ के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लियर नहीं है। जो थर्ड पॉइंट है मेरा कि जो भी इनकम्बेंट पार्टी होती है स्टेट में, उस पार्टी को उसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो स्टेट की एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ है उसकी एक समरी बना के देनी चाहिए कि व्हाट इज़ द जीडीपी ऑफ द स्टेट, उसका जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है एट्सेट्रा, और जो भी उनका बजटरी प्लान है फ्यूचर के लिए, प्रोजेक्ट्स का जो प्लान है फ्यूचर के लिए, उसका फाइनेंशियल डेटा जो है वो साथ साथ अवेलेबल कराना चाहिए ताकि लोग इन्फॉर्म्ड रहें कि ये सारी जो बातें हैं ये एयर में नहीं हो रही और पार्टीज़ को पता है कि वो किन स्कीम की बातें कर रही है और उसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी और उस स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।